हेलो दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो गया है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो पेनी स्टॉक्स हैं, जिनको बोला जाता है कि इसमें बहुत रिटर्न होगा, करोड़पति आप बन जाएंगे, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो 10 स्टॉक दोस्तों हम लेकर आए हैं जहां पर उन्होंने डिफॉल्ट किया है। और अगर आपके पास स्टॉक है या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या आपके जो ग्रुप मेंबर्स जहां भी व्हाट्सएप में है, तो उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचे तो मुझे उम्मीद है सबको वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, पहला नाम है अनिक इंडस्ट्रीज। टोटल 10 नाम है। अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 35 रुपीज में। उन्होंने जैसे जो लेंडर है पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने डिफॉल्ट किया है जैसे जून के महीने में, और करंट डिफॉल्ट है 653 करोड़ का। तो दोस्तों, ये सब नाम जो है अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी कभी आप ऐसा वीडियो या ट्वीट या कहीं पर भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये सब स्टॉक्स आप ले लीजिए, आप मल्टीबैगर हो सकते हैं, ये कंपनियों को कोई XYZ कोई बड़ा ग्रुप टाटा या रिलायंस खरीद लेगा तो स्टॉक चल जाएंगे। लेकिन बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है मेरा। हमने देखा भी है कि जैसे DHFL है, मैं बार बार बोलता था कि DHFL में रिस्क है, लेकिन उसको बताया जाता था टर्न अराउंड होगा। टर्न अराउंड को हम बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन टर्न अराउंड पॉजिटिव होना चाहिए। टर्न अराउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि खराब जा रही है कंपनी, 10 रुपए पहुंच गई, 200 से 10 रुपए पहुंच गई तो वो फिर से आपको डबल ट्रिपल कर देगी। तो रिस्क बहुत रहता है। एक और नाम है, दूसरा नाम है ये PC ज्वेलर्स। अभी भी ट्रेड कर रहा है 58.3 रुपीज, मतलब 58 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल आप जो आउटस्टैंडिंग देखेंगे उनका 3369 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अभी भी ये जो अमाउंट है वो ड्यू है, कंपनी पे नहीं कर पा रही है। देखिए, ऑब्जेक्टिव मेरा इन कंपनियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनियां अच्छा है खराब है। उनके अलग अलग रीजन के कारण से वो डिफॉल्ट कर रही हो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया हो, लेकिन उन्होंने अब डिफॉल्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं बिजनेस जो हालत है बहुत सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्यों अपनी जो रात को अगर आपको सोना है तो क्यों एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी नींद को बिगाड़ना ऐसे हाई रिस्क स्टॉक में। तो यही ऑब्जेक्टिव दोस्तों मेरा है। फिर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, कमेंट्स में तो मुझे पिछले कुछ 1-2 महीने में बहुत बार कमेंट्स भी आए हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन देखकर मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। तो HCC करके है 12.3, मतलब 12 रुपए 35 पैसे का इसका शेयर प्राइस है। तो उन्होंने अभी जैसे डिफॉल्ट किया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल 1087 करोड़ का है, इंटरेस्ट 841 करोड़ का है, फिर बाकी भी है। तो टोटल अगर आप आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे बोरोइंग 4325 की है। तो एक बड़ा अमाउंट है जो वो पे नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके ऊपर एक बड़ा हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर बोरोइंग है तो पे नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद इन्वेस्टर ऐसा सोच ले कि नहीं अभी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये 10 रुपए 12 रुपए में है, 20-25 से 20-12 में आ गया है, हम इसमें अच्छा कर लेंगे। तो रिस्क को आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं। और ये एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला नाम JP एसोसिएट्स दोस्तों, 8 रुपए का शेयर प्राइस है। और आप यहां पर मैं अगर नाम लेते जाऊं तो ये 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इतने सब बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां से जो है पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, मतलब बहुत सारे नाम है, मतलब आप देख ही सकते हैं पूरा इतना बड़ा, ठीक है ना। तो करंट डिफॉल्ट अमाउंट अगर आप देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट 2055 करोड़ का, प्रिंसिपल 1500 करोड़ के आसपास, तो टोटल 3500 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, भले ही 8 रुपये का स्टॉक है, तो क्या ये 8 से 80 होगा या नहीं होगा। तो कुछ चीजों में बहुत हद तक हम अपने कॉमन सेंस से भी अच्छा काम कर सकते हैं, मार्केट को भी बीट कर सकते हैं अच्छी कंपनियों में, इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर DCM लिमिटेड अभी 46 रुपीज के आसपास, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ट्रेड कर रहा है। उन्होंने 1 तारीख को, 1 अगस्त को उन्होंने डिस्क्लोजर किया हुआ है HDFC बैंक की तरफ से, कुछ उन्होंने मतलब पेमेंट वो नहीं कर पाए हैं, लगभग 16 करोड़ के आसपास का। तो DCM अगला या 5वां नाम DCM का। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म को अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को और ज्यादा समझना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, 2000 से ज्यादा, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए, 2000 से ज्यादा लोग अभी भी जुड़ चुके हैं और उनको वो डेली बेनिफिट मिल रहा है। अगला नाम MT एडुकेयर।
₹8.60 का स्टॉक है अभी, और उन्होंने भी लोन मतलब जो डिफॉल्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट जून 30 2021 को किया है, फिर हर महीने वो डिफॉल्ट कर ही रहे हैं। अभी जुलाई में भी उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर सिटी नेटवर्क्स, ₹1.80 का पास इनका शेयर प्राइस है सिटी नेटवर्क्स का। अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के आसपास से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैंने सिटी नेटवर्क को बहुत पास से मतलब घर के जो केबल होते हैं ना, तो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है आपको शायद उसके बारे में भी आइडिया होगा, कंपनी के बारे में भी। तो लेंडर्स बहुत सारे हैं, उन्होंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में भी डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली उनका भी हुआ है। तो टोटल ओवरड्यू अमाउंट 881 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा, और वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, और शेयर प्राइस 180 है। तो शायद आप सोचेंगे पेनी स्टॉक है, ₹2 से भी कम है, ₹2 का कल ₹4 हो जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो पेनी में करोड़पति बहुत कम, रोडपति ज्यादा बनते हैं दोस्तों, जो कि आपको समझना है। अगला नाम है क्री धन इंफ्रा, ₹3.85 का अभी शेयर प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। टोटल अगर आप अमाउंट डिफॉल्ट देखेंगे तो 21 रुपीज, सॉरी 21 करोड़, मैं भी क्या क्या बोल जाता हूं, माफ करिएगा। तो 21 करोड़ का यहां पर भी डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप क्रीधन इंफ्रा के बारे में आप देख रहे हैं। फिर रिलायंस होम फाइनेंस, ठीक है। एक टाइम में रिलायंस जो इंफ्रा है, या रिलायंस कम्युनिकेशन है, या रिलायंस होम फाइनेंस है, बहुत नाम हुआ करता था, ठीक है। तो अभी शेयर प्राइस तो गिरा हुआ है, ₹3.25 है। और इन्वेस्टर्स शायद यहां पर भी थोड़ी सी भूल कर सकते हैं कि रिलायंस कुछ ब्रांड जुड़ा हुआ है। अगेन, ये रिलायंस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनके साथ ये जुड़ी हुई कंपनी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रिलायंस होम फाइनेंस आप देखेंगे, अगर टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स उनकी 4,900 करोड़ की है, और इंडेटनेस जो है उनकी, ठीक है, 14,000 करोड़ से ऊपर की है, जो कि बहुत बड़ा इंडेटनेस है, ठीक है। तो बहुत सारी बैंक्स हैं, मतलब ये तो मतलब ये जो मैं स्क्रीनशॉट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा, एक्चुअली 3-4 पेज का था। तो मेरे लिए भी मुश्किल था, मैंने सोचा कि वो स्क्रीनशॉट ही दिखाता रहूंगा तो फिर फिर फोकस दूसरे स्टॉक्स पर नहीं रहेगा, तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगेन, आइडिया यहां पर ये नहीं है ये बताने का कि कंपनी ने क्यों डिफॉल्ट किया, प्रोमोटर क्या सही है सही नहीं है, वो बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। आपका पैसा है, आपको रिस्क में वो पैसा नहीं डालना है, वही ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन सब स्टॉक्स में जो भी हमने अभी तक, जो भी 7-8 स्टॉक अभी तक डिस्कस किए, अगर आप डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कहां डाल रहे हैं, ये रिस्क में डाल रहे हैं। तो और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ये सब कंपनियां फिर एनसीएलटीज में जाती है, एनसीएलटी में फिर कोई उनको खरीद लेता है, तो उसके बाद इक्विटी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, रातों रात इन्वेस्टर्स का जो एक मेहनत का पैसा है, ठीक है ना, वो मेहनत का पैसा नुकसान में चला जाता है। अगला नाम पेनिनसुला लैंड, ₹11 में ट्रेड कर रहा है। उन्होंने भी 30 जुलाई को डिस्क्लोजर किया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप देखेंगे, डिफॉल्ट का आरबीएल बैंक का उन्होंने किया हुआ है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर आप दोनों ही देखेंगे तो लगभग 80 करोड़ का हो रहा है, और स्टेट बैंक का भी आप देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर का पेनिनसुला की तरफ से भी डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो 10 नाम है, बट ऐसा नहीं है कि ये 10 नाम से ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में है, और इंसॉल्वेंसी कोर्ट में है तो बहुतों की ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो गई है, और बहुतों की शायद हो भी जाए इस साल खत्म होते होते। तो उनके बारे में भी मैं एक जो है एक सीरीज बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगेन, ऑब्जेक्टिव कंपनी के बारे में था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको जो रिस्क है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जहां पर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रही है। और बहुत ही कॉमन सेंस से मैं सोचता हूं, अगर कंपनी अपने जो लेंडर्स हैं, जो जो भी बैंक्स हैं, उनका पैसा नहीं दे पा रही है, उनके लिए पैसा नहीं बना पा रही है, तो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कैसे पैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इन रिस्क को आप ध्यान में रखिए। कमेंट्स में मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, आपके जो भी व्यूज हैं उनको मैं पढ़ूंगा, उसका भी उत्तर मैं दूंगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।